नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। दोस्तों फंडामेंटल राइट के अंदर हमारी एक सब हेडिंग है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उन्हीं के अंदर दोस्तों ये दोनों आर्टिकल आते हैं। एंड दोस्तों आज हम दोनों आर्टिकल को एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 29 है ये कहता है दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in any part of India having distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मतलब ये जो राइट है सबसे पहले तो दोस्तों ये सिटीजन्स को अवेलेबल है, यानी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ये राइट मिला हुआ है। दोस्तों कोई फॉरेनर व्यक्ति आके यहाँ पे बोलेगा कि मेरे को ये राइट चाहिए तो ये राइट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये जो राइट है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब दोस्तों पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये कि वो भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसके पास उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यानी उसका एक अपनी लैंग्वेज है, उसका एक अपना स्क्रिप्ट है, उसका एक अपना कल्चर है। लैंग्वेज का मतलब दोस्तों आपको पता है भाषा, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। लिपि का मतलब दोस्तों कि लिखते किस स्टाइल से, मतलब मान लीजिए जैसे आपको पता है हिंदी एक भाषा है, लैंग्वेज है, बट उसको लिखते किस में, कौन सी लिपि में, देवनागरी में। ऐसे ही दोस्तों उसका अगर एक अपना कल्चर हुआ यानी जो आप कहते हैं उसका रहने का स्टाइल, एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग आप कहते हैं, नॉट स्टैंडर्ड, मतलब उसका जो जीने का तरीका है वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है, जो भी उसके कल्चर से रिलेटेड है यानी उसकी सभ्यता से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर उसके पास ये तीन चीज़ हैं तो वो उसको कंजर्व कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी कहा जाता है, यानी कि जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए ये राइट्स अवेलेबल हैं। माइनॉरिटीज का मतलब अल्पसंख्यक। अब दोस्तों माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 90 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं, तो वहां पे लड़कियां जो है यानी लड़कियां सिर्फ 10 हैं, तो वहां पे लड़कियों को माइनॉरिटी कहा जाएगा, अल्पसंख्यक कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी संख्या कम है, उनका नंबर कम है वहां पे। तो दोस्तों इसमें पहली लाइन तो यही थी जो मैंने आपको बताया कि अगर उनका अपना एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है एंड कल्चर है तो उनके पास अधिकार है कि वो उसको अपना कंजर्व कर सकें, कोई उनको रोक नहीं सकता। अब दोस्तों अगली लाइन है दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। अब मैं एक बार इसको दोस्तों दोबारा से बोलता हूं, इसमें लिखा है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। किस बेसिस पे, मान लीजिए मेरे को एडमिशन लेने जाना है किसी स्कूल या कॉलेज में, तो मेरे को जो वहाँ की मतलब अगर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट से पैसा लेता है, मतलब या तो सरकार का उसमें कोई ना कोई रोल है, एक तरह से आप कह सकते हैं सरकारी स्कूल है, तो वो मेरे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता इन बेसिस पे। रेस, आर से रेस, देन आर से रिलीजन, देन कास्ट, मतलब मेरे कलर से मेरा कैसा रंग है इसके बेसिस पे, मैं किस धर्म को फॉलो करता हूँ इस बेसिस पे, मैं किस कास्ट का हूँ इस बेसिस पे, एंड दोस्तों मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरे बोलने का तरीका क्या है, इस बेसिस पे भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 ये साफ साफ कहता है। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा था रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, हमने 15-16 में सब पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक नया शब्द ऐड हो गया है लैंग्वेज, इसको आप याद रखना क्योंकि आर्टिकल 29 दोस्तों आप यहाँ पे भी देख रहे हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है इस आर्टिकल में। एंड दोस्तों ये कौन कौन से एक तरह से आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। रिलीजियस कैसे, एक आर यहाँ पे देखो दोस्तों, आर से रिलीजियस है प्लस लैंग्वेज, इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लैंग्वेज को हम अपनी कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, कौन सी माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब दोस्तों अगर बात आती है लिंग्विस्टिक की मतलब लैंग्वेज की, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल और है दैट इज आर्टिकल 350B। ये दोस्तों 1956 में ऐड किया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 350B। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे संविधान के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति साहब एक ऑफिसर को नियुक्त करेंगे जिनका नाम कहा जाएगा
स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लोगों का ध्यान कोई रख सके, इसलिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी काम हो वो ऑफिसर अच्छे से जांच पड़ताल करता रहे टाइम टू टाइम कि हमारे देश में क्या ऐसे और प्रोविजंस ऐड करने चाहिए ताकि इन लोगों की भी एक तरह से, इनके भी राइट का एक तरह से वायोलेशन वगैरह ना हो। इसलिए दोस्तों ये आर्टिकल हमारे संविधान में डाला गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का अपना एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है एंड कल्चर है तो वो उसको कंजर्व भी कर सकता है, यानी कि उसको बचा के रख सकता है, उसको आराम से जो भी इसकी चीजें हैं उसको यूज, लैंग्वेज है तो उसको बोलता रहे। ऐसा नहीं कि बाकी लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज को भूल के उनकी लैंग्वेज कर ले, अपना ये कंजर्व कर सकता है। अब दोस्तों अभी मैंने एक यहाँ पे बात बताई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब अगर मेरा कोई मैं एक माइनॉरिटी हूँ, मेरी एक अलग लैंग्वेज है एंड मेरे को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने जाना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, तो मेरे को वो एडमिशन देंगे, मेरे को डिनाई नहीं कर सकते। एंड दोस्तों मान लीजिए मेरा एडमिशन भी हो गया, मान लीजिए मैं बोलता हूँ पंजाबी, मैं जाता हूँ किसी स्कूल में एंड वहाँ पे बाकी बच्चे हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं। अब तो दोस्तों क्या होगा कि वो मेरे को चिढ़ाएंगे का मतलब क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे हिंदू हैं। आपको पता है जहाँ पे मेजॉरिटी होगी वहाँ पे एक तरह से माइनॉरिटी को दबाया जाता है। अब मैं पंजाबी बोल रहा हूँ तो मैं माइनॉरिटी हो गया उस स्कूल के अंदर, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्यों माइनॉरिटी हो गया? क्योंकि पंजाबी बोलने वाला मैं एक इकलौता बच्चा हूँ, बाकी लोग सारे हिंदी बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो बच्चा है, एडमिशन तो यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या बच्चा वो खुद से एडमिशन लेना चाहेगा इस स्कूल में? क्यों नहीं लेना चाहेगा दोस्तों? अब एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर वो बेशक एडमिशन ले बट वो पंजाबी बोलने वाला बच्चा वहाँ पे एक तरह से बाकी बच्चे जब उसको चिढ़ाएंगे तो वो बुरा महसूस करेगा, एक तरह से उसको दुख होगा कि सब बच्चे मेरे को चिढ़ा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 29 के साथ साथ हमारे संविधान में दिया गया आर्टिकल 30 दोस्तों कहता है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अभी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ये क्या कर सकते हैं? इनके पास अधिकार है, ऑल माइनॉरिटीज के पास एक अधिकार है कि खुद से अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकें, खुद ही एस्टैब्लिश कर सके, मतलब खुद ही अपने स्कूल एंड कॉलेज को खुद ही बनाए एंड खुद ही इसको एडमिनिस्टर करें। यानी जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, टीचर को अपॉइंट करना, टीचर को रिमूव करना, बच्चों को एडमिशन कैसे होने चाहिए, हर एक चीज को वो खुद से एडमिनिस्टर कर सकें, ये प्रोविजन दोस्तों आर्टिकल 30 में डाला गया। क्यों डाला गया? अब क्या होगा दोस्तों, मैं पंजाबी लड़का था, अब मैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा जहां पे हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। अब मैं कहां पे एडमिशन लूंगा? जो मेरी माइनॉरिटीज के लोगों ने बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल खालसा स्कूल्स, खालसा कॉलेज, अब मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, खालसा कॉलेज में जाऊंगा, ताकि वहां पे मेरे को पंजाबी लोग ज्यादा मिले एंड मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन पंजाबी की हो गई। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये आर्टिकल डाला गया ताकि माइनॉरिटीज का एक तरह से ध्यान रखा जा सके एंड वो लोग अपना स्कूल कॉलेज खुद से चला सके। EI का मतलब दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे लिखा था कि ऑल माइनॉरिटीज shall have can establish and administer their own educational institutions। अब दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि स्टेट shall not discriminate in granting aid। अब आपको पता है सरकार जो होती है स्कूल एंड कॉलेजेस में पैसे भी देती है, फंड देती है, जिसे आप कहते हैं फंड देती है या एड ग्रांट करती है। तो दोस्तों जब सरकार फंड देगी तो सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन लोगों के साथ कि ये माइनॉरिटीज हैं, इनको क्यों पैसे देने, ये जब अपना खुद से कर रहे हैं तो खुद ही करें सारा काम। नहीं दोस्तों, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। सरकार इनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि ये माइनॉरिटीज हैं। अगर सरकार बाकी स्कूल्स को भी उतनी पैसे दे रही है तो माइनॉरिटीज को भी उतना ही फंड देगी, इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। अब दोस्तों अभी तक हमने जो देखा ये वाला था, ये सिटीजन्स को अवेलेबल था। अभी हमने पढ़ा कि सिटीजन्स, अब ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 30, ये सिर्फ माइनॉरिटीज भी दोस्तों सिटीजन्स ही हैं, भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं का एक ग्रुप बन रखा है माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे है सिटीजन्स के लिए, बट एक तरह से ये ग्रुप को अवेलेबल है कि माइनॉरिटीज के पास है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह खुद बना सकते हैं।
अब दोस्तों क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या थी कि माइनॉरिटीज जो शब्द है ना, ये एक तरह से सब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। कोई इसकी ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई हमारे संविधान के अंदर कि माइनॉरिटीज का असली मतलब क्या है। अब दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता है कि सपोज अगर मैं आपसे पूछूं हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या माइनॉरिटी, तो आप लोग कहेंगे मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। बट दोस्तों ये ओवरऑल आप भारत में कह रहे हैं, दैट इज सेंट्रल लेवल पे। अब मान लीजिए मैं चला जाता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, कहीं नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे जाता हूँ, तो वहां पे दोस्तों हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदू वहां पर माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी का मतलब वहां पे उनकी पॉपुलेशन कम है। तो दोस्तों ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव है तो दोस्तों क्या हुआ कि हर स्टेट में देखो, अभी मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी ये क्या मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद आप एक चीज समझिए कि एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। अब दोस्तों अभी तक हमें पता नहीं था माइनॉरिटीज का मतलब क्या है। बट दोस्तों इस एक्ट में जो एक्ट आया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, इस एक्ट में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी रिलीजन को, जिस भी ग्रुप को माइनॉरिटी डिक्लेयर करेगी वही माइनॉरिटी माना जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया ना दोस्तों, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, 1993 में ही, यानी जैसे ही एक्ट का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये सारे लोग माइनॉरिटीज हैं, यानी इनके पास ये सारे के सारे राइट्स हैं, 29 के भी एंड आर्टिकल 30 के भी। मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी लोग अपना क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों 2014 में इन्होंने जैन को भी ऐड कर दिया। अब टोटल हमारे देश में कितने हो गए माइनॉरिटीज, 1 2 3 4 5 6 हो गए दोस्तों, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। पहले जैन नहीं था दोस्तों। तो ये प्रीलिम में पूछा भी जाता है, कई एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे, हर जगह पूछा जाता है कि जैन माइनॉरिटी है या नहीं, अगर है तो इसको कब ऐड किया गया था, 93 में या 2014 में। तो दोस्तों ये चीज भी आप याद रखना। अब दोस्तों जो सेंटर ने किया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया ये माइनॉरिटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन के हिसाब से किया। अब जरूरी तो नहीं है कि मान लो मुस्लिम, मान लीजिए मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये लोग जो हैं, ये अगर इंडिया में, पूरे इंडिया में इनका माइनॉरिटी स्टेटस है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी इनका माइनॉरिटी हो। क्या पता किसी पर्टिकुलर स्टेट में इनका बहुत ही ज्यादा एक तरह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो। मान लीजिए सिख हो गए, पंजाब के अंदर तो दोस्तों सिख की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, बट इनको स्टेटस यहाँ पे माइनॉरिटी का मिला है, एक यूनियन लेवल पे मिला है। एंड दोस्तों फिर क्या हुआ, अभी तक ये एक्ट था, पहला एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन, मतलब माइनॉरिटीज एक्ट 1992। अब दोस्तों अगला है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004। ये एक्ट दोस्तों जैसे ही आया, इस एक्ट में लिखा गया कि माइनॉरिटी स्टेटस किसको दिया जाएगा, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। मतलब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है, अगर उनको माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए तो इस एक्ट के तहत मिलता है दोस्तों। अब इस एक्ट ने बोला कि वो माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन, इन्हीं को सिर्फ माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो दोस्तों ये किस सेक्शन में लिखा था इस एक्ट के, सेक्शन 2 सब क्लॉज F में ये बात लिखी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि अगर मैं आपको एक सेंसस बताऊं पहले, कि 2011 में आपको पता है हर 10 साल में हमारे देश में पॉपुलेशन सेंसस लाया जाता है, जिसे जनगणना कहा जाता है। तो दोस्तों उस जनगणना के हिसाब से, यानी उस सेंसस के हिसाब से, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। लक्षद्वीप, लक्ष्य मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, बाकी इसका मतलब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदू की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5% थी। मतलब लक्षद्वीप के अंदर सिर्फ 2.5% हिंदू लोग थे। मिजोरम के अंदर दोस्तों 2.75, नागालैंड के अंदर 8.75% हिंदू लोग, मेघालय के अंदर 11.53, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 28.44,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर 29%, मणिपुर के अंदर 31.39%, पंजाब के अंदर 38.40%। तो दोस्तों आप जितने भी ये परसेंटेज देख रहे हैं, इन परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में हैं। एंड दोस्तों अगर हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में हैं तो उन लोगों को भी 29 एंड 30 के हिसाब से उनके माइनॉरिटी के राइट्स मिलने चाहिए। बट दोस्तों यहां पे क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर रही है, एंड सेंटर ने तो अपने हिसाब से कर दिया सेंट्रल लेवल पे कि भैया हम तो सिर्फ इन्हीं लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। तो पिटीशन में बोला कि जज साहब हिंदू लोग भी माइनॉरिटी में हैं इन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो कृपया करके कुछ ऐसे प्रावधान लाइए कि उन लोगों को भी ये सारे राइट्स मिल सकें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले भी बोल चुकी थी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने TMA पाई केस 2002 में एंड बाल पाटिल 2005 में, पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला TMA केस में कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। स्टेट वाइज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि लक्षद्वीप के अंदर अगर माइनॉरिटी देना होगा तो हिंदू को दीजिए क्योंकि वहां पे उनकी पॉपुलेशन 2.5% ही है। ऐसे ही नागालैंड में भी देना हो तो हिंदू को दीजिए 8.75%। अब बाकी किसी स्टेट में अगर हिंदू की ज्यादा है पॉपुलेशन तो उनको वहां पे स्टेटस मत दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट वाइज मिलना चाहिए, राज्य के हिसाब से उनको माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोई ऐसा तो है नहीं कि ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट में भी ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट वाइज होना चाहिए। सेकंड केस में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेम लाइन रिपीट करी कि बाल पाटिल केस 2005 में जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट वाइज ही होना चाहिए। बट दोस्तों जो पिटीशन दाखिल करी ना ये कि अभी तक जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो इन बेसिस पे दिया जा रहा है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अभी रिसेंटली एफिडेविट फाइल करके बताया कि ये कॉन्करेंट पावर्स हैं। कॉन्करेंट पावर्स का मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट प्लस स्टेट का जो विधानसभा है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो दोनों के दोनों यानी स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन के लेवल पे पार्लियामेंट, दोनों के पास पावर है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए लॉ बना सके, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके माइनॉरिटीज को। इनसे रिलेटेड कानून दोनों बना सकते हैं, हमारी राज्य सरकार भी एंड हमारी भारत सरकार भी। सरकार में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको पता है मेनली काम सरकार ही करती है। वैसे यहाँ पे शब्द सही है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये कॉन्करेंट पावर्स है यानी दोनों के दोनों माइनॉरिटी से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। एंड दोस्तों यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि अभी अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ज्यूज को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है। वहां की जो ज्यूज पॉपुलेशन है उनको माइनॉरिटी का स्टेटस प्रदान किया है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों इन्होंने दिया कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 4-5 लैंग्वेजेस को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में डाला है, उनको स्टेटस प्रोवाइड किया है माइनॉरिटीज का। हिंदी को भी दोस्तों कर्नाटका में एक तरह से माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दोस्तों अपने एफिडेविट में बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि यूनियन पे ही है, हम लोग दोनों के दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। स्टेट के पास भी इक्वल पावर है कि वो भी माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट मान लीजिए नागालैंड है, नागालैंड चाहे तो 8.5% जो पॉपुलेशन है वहां पे हिंदू की, हिंदू को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बोला है। एंड इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि कृपया करके ये जो PIL फाइल करी गई है इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको रद्द डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टेट पहले से स्टेट के पास पावर है कि स्टेट माइनॉरिटी स्टेटस दे सकती है। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का आर्टिकल 29, 30 एंड ये जो मैंने एक्ट समझाया आपको। तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड दोस्तों सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एंड उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। एंड दोस्तों अगर समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।